नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। इस साल जनवरी से जुलाई के बीच देश के टॉप टियर 1 शहरों में 3,60,000 करोड़ कीमत के 2,54,000 घरों की बिक्री दर्ज की गई है, जो कि बीते साल इसी दौरान के मुकाबले कीमत के आधार पर 9% अधिक है, लेकिन यूनिट्स के आधार पर 5% कम है। वैल्यू बढ़ी है, यूनिट घटी है। इसमें अगर एवरेज टिकट साइज देखें तो ये बीते साल के मुकाबले 1,24,00,000 से 14% बढ़कर 1,42,00,000 हो गया है। ऐसे में प्रॉपर्टी मार्केट के मूड को समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर वैल्यू बढ़ने और यूनिट्स के घटने का रीजन क्या है। क्या किसी खास सेगमेंट या शहर में डेवलपर्स का फोकस बढ़ा है? अगर ऐसा है तो इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल ये आंकड़े जारी किए हैं देश के सबसे बड़े डेवलपर संगठन क्रेडाई नेशनल और रियल एस्टेट रिसर्च फर्म सीआरई मैट्रिक्स ने। तो ये आंकड़े रियल एस्टेट में किस तरह के ट्रेंड का संकेत दे रहे हैं, समझेंगे एक्सपर्ट्स से। हमारे साथ हैं शेखर पटेल, प्रेसिडेंट हैं क्रेडाई नेशनल के, और अभिषेक किरण गुप्ता हैं, सीईओ एंड को फाउंडर सीआरई मैट्रिक्स से। तो शेखर जी और अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। शेखर भाई, क्या विजन था इस रिपोर्ट को जारी करने का, और जो डेटा निकल कर आया है उसमें क्या संकेत मिल रहे हैं? पिछले 4-5 साल से सीआरई मैट्रिक्स और क्रेडाई साथ में मिलकर काफी सारे रिपोर्ट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। उसमें से वन ऑफ द रिपोर्ट, ये हाफ ईयरली रिपोर्ट है 8 टॉप सिटीज का। उसके अलावा हम 60 सिटीज का भी रियल एस्टेट का रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। वो स्लॉटेड है दीपक, आई थिंक नेक्स्ट मंथ में। तो वो भी एक रिपोर्ट, और उसके अलावा भी काफी सारी कमर्शियल मार्केट का, वेयरहाउसिंग का रिपोर्ट्स। तो ये रिपोर्ट्स क्या है, ओवरऑल लोगों को, यानी मेन तो कस्टमर्स को एक इंसाइट्स देता है कि रियल एस्टेट में क्या हो रहा है। दूसरा, डेवलपर को इंसाइट देता है, और तीसरा, गवर्नमेंट को भी इंसाइट देता है। बैंकर्स वगैरह अदर जो सेक्टर्स है उनको भी एक इंसाइट देता है कि ओवरऑल रियल एस्टेट में कहाँ क्या मूवमेंट चल रही है, क्या प्राइस मूवमेंट चल रही है, और मार्केट कैसा चल रहा है। तो एज अ क्रेडाई वी आर वेरी मच थैंकफुल टू सीआरई मैट्रिक्स। वो लोग काफी डिटेल में ऑन ग्राउंड जाके ये रिपोर्ट बनाते हैं, और इसमें लेट मी अश्योर यू, क्रेडाई का कोई इनपुट्स नहीं होता है। अभिषेक जी, आपसे समझना चाहेंगे डेटा कलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है? जो डेटा रिपोर्ट में यूज किया गया है उसके सोर्सेज क्या हैं? क्या ये रजिस्ट्रेशन ट्रांजैक्शन पर ही बेस्ड होता है, या इसमें सर्वे, डेवलपर फीडबैक, थर्ड पार्टी डेटा भी शामिल करते हैं, या अगर मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं, एल्गोरिदम की सटीकता और बायस को कैसे हैंडल करते हैं? सो दीपक जी, इट्स गॉट एवरीथिंग। 4 मेजर सोर्सेज हैं। नंबर 1 इज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स से डेटा। नंबर 2 इज रेरा। हमारा रेरा काफी इस्टेब्लिश हो गया है अक्रॉस हिंदुस्तान, तो हम लोग रेरा से सप्लाई डेटा निकालते हैं, बिकॉज हमारे सारे डेवलपर फ्रेंड्स रेरा तो अपडेट करते ही हैं, तो सप्लाई ज्यादातर मैक्सिमम रेरा से आता है। ऑन द डिमांड साइड, एज आई सेड, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स। नंबर 2 इज मार्केट सर्वे। सो भी हमारी टीम है, अच्छी खासी बड़ी टीम है, जो देखती है कि भाई शेखर भाई ने अगर बोला है कि ये लॉन्च किया है तो कितना माल बिका है। कुछ हम उनसे पूछते हैं, कुछ हमारे लिस्टेड स्टॉक मार्केट में प्लेयर्स है वो पब्लिश करते हैं, उससे निकालते हैं। कुछ हम लोग एज अ ब्रोकर एक्टिंग करके मार्केट में जाके पूछते हैं क्या चल रहा है। कुछ एक्टिंग करते हैं होम बायर के जैसे, एंड जाके पूछते हैं बाबा कितना माल आपके पास बचा है। सो वी ट्राई टू गिव अ होलिस्टिक व्यू, ताकि हमारे जो डेटा है या रिपोर्ट है वो सब एस्पेक्ट्स को कवर करे, एंड एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बन के सामने आए फॉर एवरीबॉडीज बेनिफिट, चाहे आप ब्रोकर हैं या बैंकर हैं या डेवलपर हैं या सबसे इंपॉर्टेंट होम बायर हैं। शेखर सर, नए लॉन्च में लगातार कमी क्यों हो रही है? अगर हम रिपोर्ट को देखें तो नए लॉन्च में H124 के 3,02,000 यूनिट से घटकर इस बार ये 2,78,000 यूनिट हो गए हैं, जो कि 8% की कमी को दर्शा रहा है। क्या इसमें डेवलपर्स की अनिश्चितता को लेकर कोई दिक्कतें दिख रही हैं, रेगुलेटरी मुद्दे हैं, या कॉस्ट या लैंड अवेलेबिलिटी का इशू है? कारण क्या है? दीपक जी, ऐसा है कि ओवरऑल आप देखेंगे तो जो सेल वैल्यू है वो सेल वैल्यू बढ़ रही है। जो नंबर ऑफ यूनिट्स है उसका रीजन ये है कि लोगों को अभी बड़ा से बड़ा, जिस तरह से इंडिया का इकोनॉमी ग्रोथ हो रहा है और पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, लोगों की हाउस की में भी डिमांड बढ़ गई है। उनको ज्यादा बेटर, ज्यादा बड़ा घर चाहिए, तो बड़ा घर सप्लाई हो रहा है, बेटर घर सप्लाई हो रहा है, इसकी वजह से उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। तो ओवरऑल सेल वैल्यू बढ़ी है, यूनिट कम हुए हैं। दूसरा, जो लगातार कोरोना के बाद में मार्केट में लॉन्चेस हो रहे हैं,
तो काफी सारे लॉन्चेस हुए हैं इसके पहले, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट काफी सारे हैं। और डेवलपर मैं तो बोलूंगा ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। डेवलपर समझ रहा है कि इतने यूनिट्स लॉन्च हुए हैं, इतने यूनिट्स बन रहे हैं, तो थोड़ा स्लो डाउन किया जाए। दिस इज अ वेरी वेरी हेल्दी साइन फॉर द मार्केट। अभिषेक जी, आप डेटा वैलिडेशन कैसे करते हैं? H125 में वॉल्यूम अगर हम देखें सेल का, तो इसकी वैल्यू 3,60,000 करोड़ है, लेकिन यूनिट्स में 5% की गिरावट दिख रही है। क्या डेटा में अनसोल्ड इन्वेंट्री या सेकेंडरी मार्केट को भी शामिल किया गया है? No. So this is only primary market. Okay. जो पहला सेल होता है डेवलपर टू मी, अगर मैंने आपको बेचा है तो वो इस रिपोर्ट में नहीं है। कि अगर आप वो ऐड करोगे इन टॉप 8 मेट्रो सिटीज में, आप कंफर्टेबली इस नंबर को डबल कर सकते हो, इफ नॉट मोर। क्योंकि सेकेंडरी मार्केट जो हमारी पुरानी सिटीज हैं, लाइक द दिल्लीज, द बॉम्बेज, इनमें सेकेंडरी मार्केट बहुत बड़ा है। तो सेकेंडरी मार्केट इस रिपोर्ट में इंक्लूडेड नहीं है, वो इस रिपोर्ट से बाहर है। मैं ये 2-3 चीज एकदम क्लियरली बताना चाहता हूं कि लॉन्चेस थोड़े स्लो हो गए हैं। आई वुड गिव इट अ थम्स अप, क्योंकि डेवलपर्स आर गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड देख रहे हैं कि बाबा मार्केट में क्या चल रहा है, कितना कंपटीशन है, मैं क्या करूं। नंबर 2, डिमांड कम नहीं हुआ है। डिमांड हिंदुस्तान में पहला हाफ 2025 में इज द हाईएस्ट एवर। डिमांड कम नहीं हुआ है। एंड थर्ड, प्राइसिंग मैक्सिमम 4 और 5% बढ़ी है, विच इज एज मच एज इन्फ्लेशन। ये भी अच्छी चीज है, क्योंकि प्राइस बढ़ता रहा तो दैट इज नॉट हेल्दी फॉर द मार्केट। तो ये सब कुछ देख के आई एम वेरी हैप्पी एज अ रियल एस्टेट ऑब्जर्वर। शेखर सर, अगर हम लग्जरी वर्सेस अफोर्डेबल का अनुपात देखें तो ये थोड़ा डिसबैलेंस्ड दिख रहा है। एनसीआर, एमएमआर, लगभग सभी बड़े मार्केट में लग्जरी घरों की मांग है, लेकिन अफोर्डेबल घरों की मांग भी है, लेकिन सप्लाई वहां पर लगातार घट रही है। वो अलग बात है कि सस्ते घरों को लेकर सरकार की परिभाषा अलग है, शहरों के आधार पर इसमें अंतर आ जाता है। कैसे देखते हैं इसको? दीपक जी, पहले तो मैं आपको ओवरऑल ये जो रिपोर्ट है 8 सिटी, टॉप 8 सिटी ऑफ इंडिया की है। तो ओवरऑल इंडिया मार्केट मेरे हिसाब से, हम लोगों ने जो एक सर्वे किया था उसके हिसाब से ओवरऑल इंडिया हाउसिंग मार्केट सालाना 25 लाख करोड़ का था 24-25 में। तो 25 लाख करोड़ में जो ये टॉप 8 सिटीज है उसका शेयर है 25%। और ये जो 25% का शेयर है अभी टॉप 8 सिटी में आ जाते हैं, तो उसमें गुड़गांव यानी एनसीआर का शेयर है 25%। तो ओवरऑल इंडिया मार्केट का एनसीआर का शेयर तो 5% है। तो एनसीआर इज नॉट इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट। दूसरा, ये जो टॉप 8 सिटी है उसमें टॉप 4 सिटीज है। सपोज ये एनसीआर है तो उसका एवरेज 3.66 करोड़ आता है यूनिट सेल पर। आप एमएमआर को उसके साथ में देखिए तो एमएमआर 1.12 आता है। उसके साथ में आप बेंगलोर को देखो तो बेंगलोर 1.61 आता है और हैदराबाद 1.84 आता है। अभी उसके नीचे के 4 सिटी में आ जाओ आप, पुणे, अहमदाबाद, कलकत्ता एंड चेन्नई। तो इन लोगों का एवरेज, यानी पुणे का एवरेज 74 लाख है, अहमदाबाद के एवरेज 89 लाख है, कलकत्ता का एवरेज 90 लाख है और चेन्नई का एवरेज समवेयर अराउंड 1 करोड़ है। तो ये सब एवरेज 1 करोड़, सब 1 करोड़ है 4 सिटी। और उसमें भी आप 1 करोड़ के नीचे का आप शेयर देखोगे तो वो 50% से ज्यादा है। जो एक बात हर बार बोली जाती है कि अफोर्डेबल हाउसिंग का सप्लाई कम हो गया है, ऐसा मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। आप अगर पूरे इंडिया का और नेक्स्ट मंथ जो हमारा रिपोर्ट पब्लिश होने वाला है वो भी देखोगे तो पूरे इंडिया में 20 लाख 25 लाख से लेके 20-25 करोड़ तक के घर प्राइवेट डेवलपर के पास से अवेलेबल है। यानी जो एक बात चल रही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग कम होता जा रहा है, नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। मार्केट में एज पर द डिमांड सप्लाई हो रहा है। अभिषेक जी, अनसोल्ड इन्वेंट्री को लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि हमने आपकी रिपोर्ट में अनसोल्ड स्टॉक का डेटा मिस किया। बिना बिके घरों की स्थिति क्या है? सो दीपक जी, 2 थिंग्स। जब हम अनसोल्ड इन्वेंट्री की बात करते हैं, आप उसको 2 भागों में स्प्लिट कर दो। एक है जो नियर रेडी या रेडी अनसोल्ड है, वो बहुत कम है। और जो खड्डा खुदा है ना, कि मैंने अभी लॉन्च किया या 6 महीने पहले लॉन्च किया है, 1 साल पहले लॉन्च किया, मैं बनाऊंगा 4 या 5 या 7 साल में, डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। उसमें लॉन्चेस काफी ज्यादा हुए हैं इन द लास्ट 2-3 इयर्स।
तो वहां पे इन्वेंट्री है। तो अगर आप होम बायर हो जिसका बजट क्लियर है, मुझे यही चाहिए, मुझे पार्किंग भी ऐसी चाहिए, या मुझे सी व्यू चाहिए, या मुझे ये चाहिए, या वो और फलाना ढिंगा, देन यू आर नॉट स्पॉइल्ड विद चॉइसेस, यू हैव वेरी लिमिटेड चॉइस। अगर आपको रेडी घर चाहिए, नियर रेडी चाहिए, तो वहां पे अनसोल्ड इन्वेंट्री बहुत कम है। जहां तक मैं देख रहा हूं मार्केट में थोड़ा साइकिल आया है, लॉन्चेस थोड़े ज्यादा हैं, इसलिए दिख रहा है आपको डेवलपर्स ने लॉन्चेस थोड़े कम कर दिए हैं। सो यस, दैट होम बायर इज इन फॉर अ पार्टी फॉर अ फ्यू इयर्स। वो थोड़ा वेट कर सकता है, चॉइस भी ला सकता है, नेगोशिएट भी कर सकता है। बट इफ यूर ऑन दिस साइड, बिलीव मी, यू हैव टू बाय अ हाउस येस्टरडे इफ नॉट टुडे। वहां पे चॉइस नहीं है, ओके। एंड वहां पे प्रीमियम देना ही पड़ेगा। एक अहम सवाल शेखर सर आपसे कि पिछले काफी समय में हमने देखा कि टैरिफ को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। टैरिफ को लेकर भले ही 50% की तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन अभी पता नहीं है कि कल क्या होगा। तो रियल्टी सेक्टर इस टैरिफ वाले मुद्दे पर कैसे रिएक्ट कर रहा है? आपने जो इंडिया का सवाल किया या रियल एस्टेट का सवाल किया, तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, इंडिया इज 100 रियल एस्टेट इज 100% मेड इन इंडिया। हम जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर यूज करते हैं पूरा मेड इन इंडिया यूज करते हैं, और हमारा कंजम्पशन, हमारा कस्टमर भी जो है वो भी मेड इन इंडिया है। और ऊपर से जो एनआरआई वगैरह का इनफ्लो, ये जो यूएस में प्रॉब्लम होगा तो हमको इनफ्लो ज्यादा मिलेगा। तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट के लिए ये ट्रम्प का पागलपन तो एक अवसर समान है। ये अवसर हमारे लिए आ रहा है और बहुत अच्छा अवसर आ रहा है। इंडियन इकोनॉमी पे ये टैरिफ वॉर का इतना ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला नहीं है, इसका एक हवा बना हुआ है और लोगों को सिर्फ डराया जाता है। बाकी मेरे हिसाब से जो भी प्रॉब्लम होगा यूएस को प्रॉब्लम होगा, बाकी कोई कंट्री को प्रॉब्लम होने वाला नहीं। एकदम से ऊपर से बिक्री शायद ज्यादा बढ़ सकती है। यूएस में काफी सारे इंडियन एक्सपर्ट्स रह रहे, काफी सारे इंडियंस रह रहे, उनको लगा कि अभी यूएस से ज्यादा इंडिया का मार्केट ज्यादा सेफ है, तो दे कैन मूव टू इंडिया, दे कैन कम बैक टू इंडिया, देयर डिमांड, रियल एस्टेट डिमांड विल कम टू इंडिया। अभिषेक जी, आपकी रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं उसको ध्यान में रखते हुए H2 में आपका आउटलुक क्या है? सो 2-3 थिंग्स। सबसे पहले, यस, एब्सोल्युटली राइट कि अफोर्डेबल हाउसिंग इन 8 सिटीज में भी है, बट 8 सिटीज के बाहर बहुत ज्यादा है, एंड देयर इज इंडिया आउटसाइड दीज 8 सिटीज विच वी ऑफन डोंट टॉक अबाउट, नंबर 1। नंबर 2, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि नौकरी ज्यादातर इन 8 सिटीज में ही है, तो लोग यहीं पे आके बसना चाहते हैं, देयरफॉर द नीड फॉर मोर हाउसिंग। तो हमारे ग्लोबल सिनारियो कुछ भी हो, चाहे वो यूएस हो या यूके हो या ऑस्ट्रेलिया हो या रशिया हो, द हाउसिंग डिमांड इज एन इंडियन डिमांड। इंडियंस नीड होम्स, सो देयरफॉर वी हैव अ कैपिटिव सॉलिड। इस पे तो कोई चर्चा ही नहीं है या डिबेट ही नहीं है कि हिंदुस्तान में घर की डिमांड बहुत ज्यादा है। हमारे डेवलपर भाई लोग को 18-19 घंटे काम करना पड़ेगा घर बनाने के लिए, तो भी उनका खपेगा नहीं। मैं शेखर भाई और हमारे क्रेडाई दोस्तों को यही कहता हूं कि वी हैव टू टेल द गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट रेरा इन अ मोर यूनिफॉर्म फैशन, क्योंकि वो हमारे होम बायर के लिए अच्छा है, उनको कॉन्फिडेंस देगा। नंबर 2, we need the whole approval process by the government or government's push towards affordable housing, and my definition of affordable housing is less than 50 lakhs, 50 लाख के नीचे। उनको पुश करना बहुत जरूरी है, एंड द बेस्ट वे गवर्नमेंट कैन डू दिस इज मेक मोर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप सिटीज को बढ़ा दोगे, मेट्रो बना दोगे, एयरपोर्ट बना दोगे, अच्छे रोड बना दोगे, तो लोग दूर रह सकते हैं और सिटी में काम करने आ सकते हैं। दीपक भाई, अगर आपने इंफ्रा बना दिया, मैं गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही चीज मांगता हूं, चलो 2 मांगता हूं, रेरा एंड इंफ्रा। अगर आपने इंफ्रा बना दिया, बाकी सब मेरे डेवलपर दोस्त काम कर लेंगे। बिल्कुल, आपसे बना के दे दो। बिल्कुल अभिषेक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रियल एस्टेट को बड़ा बूस्ट मिलता है। सरकार का भी फोकस बीते 1 दशक में इंफ्रा पर बना हुआ है, इसका असर भी दिख रहा है। महानगरों में भी, छोटे शहरों में भी रोड और हवाई कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है। जाहिर है बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट और इर्द गिर्द हाउसिंग के लिहाज से उभरते हुए नए इलाके बन रहे हैं। क्रेडाई सीआरई मैट्रिक्स की रिपोर्ट में इस साल जनवरी-जुलाई के दौरान घरों की बिक्री, नए लॉन्च में गिरावट दिख रही है, लेकिन फेस्टिव सीजन के चलते अगले छमाही में आउटलुक पॉजिटिव दिख रहा है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका शेखर सर और अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो यहाँ वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले के बारे में जो नोएडा अथॉरिटी पर दिया गया है। छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और अब हम आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले के बारे में जो नोएडा अथॉरिटी पर दिया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी पर एक बहुत ही बड़ा आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण के कामकाज पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पहले बनी एक एसआईटी की रिपोर्ट में पाया गया कि नोएडा में जमीन अधिग्रहण मुआवजा जरूरत से ज्यादा दिया गया है और इसमें अधिकारियों और जमीन मालिकों की मिलीभगत की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नोएडा में फैसले कुछ लोगों के बीच होते हैं, पारदर्शिता नहीं है और जो है वो नीतियां डेवलपर्स के पक्ष में है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने नई 3 आईपीएस अधिकारियों वाली एसआईटी बनाने को कहा है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि EIA यानी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट और सुप्रीम कोर्ट की ग्रीन बेंच की मंजूरी के बिना कोई भी नए प्रोजेक्ट शुरू नहीं होंगे। अब सवाल उठता है कि इस फैसले से नोएडा के चल रहे प्रोजेक्ट पर क्या असर पड़ेगा, घर खरीदारों के लिए क्या संदेश है। फैसले की बारीकियों को समझेंगे लीगल एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील आशुतोष श्रीवास्तव से। आशुतोष जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में EIA और ग्रीन बेंच की मंजूरी के बिना प्रोजेक्ट पर रोक लगाई है। इसके पीछे की वजह क्या है और क्या यह आदेश फौरी तौर पर है या फिर ये लंबे समय तक लागू रहेगा? सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया इसमें कि यहाँ पर अगर कोई भी गड़बड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने जो पहले एसआईटी का रिपोर्ट था उसको कंसिडर किया और उस एसआईटी रिपोर्ट में जो है कुछ गड़बड़ियों के बारे में जिक्र किया गया था जो पहले की जो एसआईटी थी जो गठित हुई थी, और उसी रिपोर्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो लैंड एक्विजिशन जो हुआ है उसमें जो कॉम्पनसेशन दिए गए हैं, जो दिखाए गए हैं, एटलीस्ट वो जो सीमा है, जो लिमिट्स जो तय किए गए थे अमाउंट का, वो उससे कहीं ज्यादा है। तो क्या ये अमाउंट जो है एक्चुअल में फार्मर्स को मिला है, या मिला है तो कैसे मिला है, या इसमें कुछ ऑफिसर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या, या इसमें डेवलपर्स का भी कोई इन्वॉल्वमेंट है। इस इशू को प्रॉपरली इस एसआईटी को बोला गया है कि आप इसको चेक कीजिए, अगर आपको लगता है तो इसमें आप एफआईआर रजिस्टर कीजिए और इसको एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करके आप रिपोर्ट दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये जो है पब्लिक इंटरेस्ट में, अगर हम देखें लार्जर इंटरेस्ट पब्लिक का देखते हुए इसको ऑर्डर को पारित किया है। और ये ऑर्डर कब तक वैलिड रहेगा ऐसा नहीं कह सकते, ये डिपेंड करेगा कि एसआईटी अपना रिपोर्ट जो सबमिट करेगी उसके अंदर क्या सही में ऐसा कुछ पाया जाता है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा कोई हुआ ही है या ऐसा करप्ट एक्टिविटी 100% हुआ है, लेकिन हाँ शक जरूर पैदा होता है पहले के एसआईटी का जो रिपोर्ट था उसको अगर हम कंसिडर करें। तो अब ये रिपोर्ट पे डिपेंड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या फैसला लेता है कि इसके अंदर कोई फर्दर ऑर्डर्स देने चाहिए नहीं देने चाहिए। आशुतोष जी, एसआईटी के पास किस तरह की जांच शक्तियां होंगी? क्या ये सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी के तौर पर काम कर सकती है या फिर ये राज्य के अधीन होगी? मुझे लगता है कि इसमें काफी सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो अपना काम इंडिपेंडेंटली जो है वो कर सकते हैं पूरी तरीके से, इसीलिए इसको एसआईटी बनाया गया है। इसको इंडिपेंडेंट एक आप कह सकते हैं कि एक इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है उसको बना करके, एक टीम बना करके सुप्रीम कोर्ट इसको पूरा इन्वेस्टिगेट करवा रहा है ताकि जो है पूरी सच्चाई सामने आ पाए कि ये मामला क्या है। अभी इस पे ये कहना कि कोई गड़बड़ी हुई होगी या नहीं हुई होगी, ये बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा है कि इसमें गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है आज की डेट में। आशुतोष जी, कोर्ट ने चीफ विजिलेंस ऑफिसर और सिटीजन एडवाइजरी बोर्ड बनाने का भी निर्देश दिया है। क्या ये केवल सुझाव है और अगर राज्य सरकार इन आदेशों का पालन नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई कर सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये सुझाव दिया है, बेसिकली एक सजेशन है, एडवाइस है कि आप इसको अगर आपको दिक्कत है तो आप इसको म्युनिसिपल काउंसिल बनाइए जिसमें कानून जो है आप और बेटर बना सकते हैं, जिससे रेगुलेशन और बेटर हो और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आए। तो ये एक तरीके का सुझाव है, इसमें कोई डायरेक्शंस नहीं दिया गया है।
इसमें गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है कि इसको क्या करना चाहिए। हालांकि देखिए, जो पहले अगर हम देखें स्टेट ऑफ यूपी में, तो पहले लैंड एक्विजिशन एक्ट था, बहुत पुराना 1894 वगैरह का कोई एक्ट था, जिसको उन्होंने 2013 में बेटर बनाया है, काफी ट्रांसपेरेंसी लाई है, नया कानून सरकार ने वहां पे बनाया है। अब ये जो मामले आ रहे हैं, ये एक्चुअली ये पुराने मामले भी हैं, 1982-83 इन सब के समय का जो मामला है वो अब धीरे धीरे करके अब सामने आया है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणियां जो है करी हैं। और सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर इसमें आपको फर्दर अमेंडमेंट करना चाहिए, क्योंकि नोएडा भी जो है एक एनसीआर उसमें आता है, तो अगर इसको जो है अगर म्युनिसिपल काउंसिल बनाया जाए तो नए कानून बनाए जा सकते हैं जो और ट्रांसपेरेंट हो और बेटर हो, जिसमें ज्यादा कंट्रोल किया जा सके अथॉरिटीज को। और लोगों के लिए, पब्लिक के लिए बेनिफिशियल हो, पब्लिक का इसमें प्रॉपर पार्टिसिपेशन हो, और करप्शन अगर कोई डाउट है या ऐसे मामले अगर आते भी हैं तो उसको कम किया जा सके। आशुतोष जी, क्या इससे नोएडा में चल रहे प्रोजेक्ट में देरी की आशंका होगी? साथ ही जिन प्रोजेक्ट के पास पहले से अप्रूवल है लेकिन उन पर काम शुरू नहीं हुआ है, क्या वे भी इस रोक के दायरे में आएंगे? और सबसे जरूरी बात कि घर खरीदारों के लिए क्या राय होगी, उनका पैसा और निवेश कानूनी रूप से कैसे सुरक्षित रहेगा? देखिए, इसमें अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसपेरेंसी चाहता है, और ट्रांसपेरेंसी किस लिए? ताकि अल्टीमेट जो बायर्स हैं उनको ही बेनिफिट हो, उनको जो वो खरीद रहे हैं जो भी प्रॉपर्टी, उनको सही दाम पे मिले, इन्फ्लेटेड प्राइस ना हो, और साथ में कोई भी जो है गलत एक्टिविटी से कंस्ट्रक्शन ना हो, प्रॉपर इन्वायरमेंट जो है क्लियरेंसेस जो है सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन बेंच दे, और एसआईटी की रिपोर्ट के बेस पे ही फर्दर डिसीजंस जो है सुप्रीम कोर्ट ले सकता है कि क्या करना सही होगा, जो पब्लिक इंटरेस्ट में सही हो और पब्लिक एट लार्ज का जिसमें फायदा हो सके। और जो इसमें जो बेस्ट तरीका जो अपनाया जा सकता है वो सुप्रीम कोर्ट जरूर उस मेजर्स को अडॉप्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से नोएडा अथॉरिटी पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। जमीन अधिग्रहण के लिए दिए गए मुआवजे की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने की बात कही है। एसआईटी की जांच में क्या निकल कर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अगर आप नोएडा में कहीं घर खरीदने जा रहे हैं या खरीद चुके हैं तो अपने बिल्डर से पर्यावरण मंजूरियों को लेकर जांच पड़ताल जरूर करें, कहीं आपका भी प्रोजेक्ट इस रोक का शिकार तो नहीं बन गया। शुक्रिया करेंगे आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जी बिजनेस पर।